गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए अहम खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी देर रात 3 दिवसीय यूरोप दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन संकट के बीच पीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी 7 देशों के 8 नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता करेंगे। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क के लिए रवाना होंगे। 3 मई को पीएम मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही डेनमार्क में भारतीय समुदाय के साथ बैठक भी करेंगे। देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पिछले 2 सालों में चीन और पाकिस्तान की तरफ से नए नए विवाद पैदा किए जाते रहे हैं। चीन को कड़ा संदेश देते हुए जनरल पांडे ने कहा कि हम पूरी तरह स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में एलएसी पर मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। विजय सापला दूसरी बार आज नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 अप्रैल को विजय सापला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। विजय सापला पंजाब की राजनीति में एक बड़ा दलित चेहरा है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने औरंगाबाद में रैली हुंकार भरते हुए एक बार फिर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा जोर शोर तरीके से उठाया। राज ठाकरे ने कहा कि 3 मई को ईद है, यदि इसके बाद भी लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो एमएनएस कार्यकर्ता जगह जगह मस्जिद के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा कि आज घर जाइए और यूट्यूब पर देखिए क्या कभी पवार साहब ने छत्रपति शिवाजी के बारे में बोला है। शरद पवार ने कभी भी शिवाजी के बारे में नहीं बोला, वो नास्तिक हैं। एनसीपी ने जाति की राजनीति करने के राज ठाकरे के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मन से अध्यक्ष किसी भी मुद्दे पर कभी एक राय नहीं रखते। राज ठाकरे 3 से 4 महीने सोए रहते हैं और अचानक भाषण देने के लिए जाग जाते हैं, यही उनकी खासियत है। आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के औरंगाबाद में दिए भाषण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उन पर कार्रवाई की मांग की है। प्रीति का यह कहना है कि उनके भाषण से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने और शांति भंग होने की संभावना है। सीएम उद्धव ने एमएनएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि महाराष्ट्र में मराठी के बाद हिंदुत्व का खेल चल रहा है। ऐसे खेल पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमने ऐसे भोंपू वाले बहुत देखे हैं। वहीं उद्धव ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुंबई में फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि वही महाराष्ट्र है और उनका अपमान मतलब महाराष्ट्र का अपमान है। फडणवीस ने यह कहा कि ना तुम हिंदुत्व हो और ना ही तुम महाराष्ट्र हो। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ हवा बहाई जा रही है और हिंदुत्व को लेकर सभी पार्टियों में होड़ मची हुई है। राज ठाकरे के मुद्दे पर उन्होंने ये भी कहा कि दोनों भाई का झगड़ा है। ये चिराग पासवान बिहार में इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के पैर छूते देखे गए, जिस पर उन्होंने सफाई भी दी। चिराग पासवान ने कहा कि वे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सीएम नीतीश से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वे सिर्फ उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। राणा दंपति की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा की जमानत को लेकर मुंबई कोर्ट की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है। शनिवार को इस मामले में दोनों की जमानत पर सुनवाई हुई। अब कोर्ट इस मामले में आज फिर सुनवाई करेगा और उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और शत्रु संपत्ति केस में आजम की जमानत पर सुनवाई होनी है। आजम के वकील ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाई कोर्ट में 4 मई को आजम की जमानत पर फैसला आने की उम्मीद है। उधर रेत खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूर्व सीएम चन्नी के भांजे की जमानत याचिका पर आज जालंधर के जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी के अधिकारियों ने हनी के घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में हनी ने माना था कि उसने पैसे लिए थे। पंजाब के पटियाला शहर में हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी बरजिंदर परवाना पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। गिरफ्तारी के बाद परवाना को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने बरजिंदर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह को हिंसा का साजिशकर्ता माना जा रहा है। त्रिपुरा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुदीप राय बर्मन पर हुए हमले के बाद त्रिपुरा की सियासत काफी गर्मा गई है। इधर सीएम बिप्लब देब ने डीजीपी से बात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। त्रिपुरा पुलिस का यह कहना है कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अगरतला में पूर्व मंत्री सुदीप राय पर उस समय हमला हुआ जब वे वकील से मिलने के लिए उनके घर गए हुए थे। यूपी में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। त्योहार के समय कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सभी जिले में 3 सुपर जोन व 9 सेक्टर की व्यवस्था लागू कर दी गई है। हर जिले की ईदगाह पर सीओ और थानेदारों की ड्यूटी लगाई गई है।
देश के कई हिस्सों में मई में भी गर्मी का कहर जारी है। बीते अप्रैल महीने की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग का यह कहना है कि देश में पिछले 122 सालों में इस तरह की गर्मी नहीं पड़ी है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि मई में भी भीषण गर्मी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में गर्म हवा के कम होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इससे कई इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, दक्षिण यूपी, कच्छ और पूर्वी राजस्थान में लू का प्रकोप कम होगा। देश में बढ़ती गर्मी और लू ने सरकार की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि बढ़ते तापमान और लू के मद्देनजर जरूरी इंतजाम किए जाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी दवाओं की समीक्षा भी की जाए। तेज धूप और असामान्य गर्मी के कारण देश में इस बार गेहूं की पैदावार घटने के आसार हैं। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध ने चिंता को और काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब फिक्र इस बात की हो रही है कि अगर पैदावार कम होती है तो फिर घरेलू खपत कैसे पूरी हो पाएगी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस बार पंजाब में गेहूं की पैदावार में 25% तक कमी आ सकती है। ओडिशा में भीषण गर्मी को देखते हुए सभी स्कूल अब सुबह 6 बजे से खुलेंगे। गर्मी की वजह से स्कूलों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कर दी गई है। हालांकि बोर्ड और काउंसिल की हो रही परीक्षाओं के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है लगातार। कर्नाटक में गर्मी के बाद हुई बारिश के बाद लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। प्रिंसेस टाउन और शिवाजी नगर, चंद लेआउट और विजयनगर सहित बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इसकी वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव भी हुआ है। साथ ही खेलो इंडिया गेम भी बाधित हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कोरोना संक्रमण के मामलों में मौजूदा तेजी को महामारी की चौथी लहर नहीं ठहराया जा सकता। जिला स्तर पर ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि देश चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा है। तो कोरोना को लेकर लगातार लोगों को सतर्क भी रहना होगा और यह भी कहा गया है कि जो चौथी लहर का खतरा बताया जा रहा था, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिला स्तर पर ही मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमें वहीं पर रोकना होगा, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि लोग लापरवाही बरतें।